सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कि केमिस्ट्री का ये चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, अगर आपने इस सेशन को ढंग से नहीं देखा है तो परेशान कर सकता है। क्यों परेशान करेगा गुरुजी? इसलिए परेशान करेगा क्योंकि आपके एग्जाम में जो केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन से सवाल पूछे जाएंगे वो आपको इसी सेशन से देखने को मिलेंगे। और इसलिए मेरे मित्र मैंने यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल एनसीईआरटी। हम लोग जो भी चीजें करेंगे, जो भी एग्जाम्पल देखेंगे, वे सभी एनसीईआरटी के होंगे। तो सभी रिएक्शन और जो भी कंसेप्ट है आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सवाल यहीं से बनने वाला है। ध्यान रखना कि आज के इस सेशन का जो आपका पूरा का पूरा बोर्ड पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। तो पीडीएफ को संभाल के जरूर रख लीजिएगा टेलीग्राम से। सर टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही एक छोटा सा अपडेट और देना चाहूंगा कि मेरे मित्र आप सबों का मोस्ट अवेटेड ऑफर, दिवाली ऑफर, आप सभी लगातार कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी आप कब से दे रहे हो। तो सर दिवाली ऑफर जो है अपने एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच और एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन दोनों ही बैच पे सर 18 से लेकर के 22 अक्टूबर तक 18 से लेकर के 22 अक्टूबर तक आप सबों के लिए उपलब्ध है। तो अगर आप बचे हुए समय में हमारे साथ जुड़ करके अपने साइंस को पुख्ता करना चाहते हैं तो द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर अपने डिजायर के अनुसार इस दोनों में से किसी भी बैच में इनरोल हो सकते हैं और अपने स्थिति के अनुसार साइंस को तगड़ा कर सकते हैं। ध्यान रखना कि बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल मेरे मित्र हम लोग चर्चा करते हैं अपने टॉपिक की और हम लोग का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी सारा चीज पहले से मेंशन है, इसीलिए मेंशन है ताकि लिखने में आपका कम समय जाए और आपको समझाया ज्यादा जाए, आपके दिमाग में चीजों को ज्यादा सेट किया जाए। मेरे मित्र पहला टर्म आपका रासायनिक अभिक्रिया है तो बोर्ड के लैंग्वेज पे आप मत जाना। आप ये समझो कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये असल में है क्या। बहुत सारे छात्र भयभीत हो जाते हैं कि गुरुजी ये हो कैसे जाता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आपके केमिस्ट्री में 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। और इन 118 तत्व में केवल और केवल 6 ही ऐसे तत्व हैं जो अक्रिय हैं, जिसको रासायनिक अभिक्रिया करने की जरूरत नहीं होती है। बात बाकी के मेरे मित्र रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया है क्या? तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि खाना बनाने की प्रक्रिया क्या है। आप कहेंगे चावल से, जो चावल है उससे भात बनाना, आलू से, बैगन से, कद्दू से सब्जी बनाना। ये क्या है ये बता दो। आप सभी कहेंगे एक प्रक्रिया है सर, खाना बनाने की प्रक्रिया है। चावल से भात बनाना है तो चावल धो के उसमें पानी डालना होगा, कुकर में सीटी लगा देंगे, भात बन जाएगा। अगर हम आलू बैगन से आलू बैगन सब्जी बनाए तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी उसके लिए मिर्च मसाला सारी चीजें चाहिए। लेकिन मेरे मित्र हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि चलो आपने चावल से भात बना लिया, आलू बैगन का सब्जी बना लिया, तो जो आपने भात बनाया है उसको आप चावल में फिर से रिटर्न कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। जो आलू और बैगन को काट के आपने सब्जी बनाया है और हम कह दें कि हमारा आलू और बैगन हमको वापस कर दोगे, आप क्या कहोगे कि गुरुजी ये तो पागलों वाली बात हो जाएगी। सब्जी जो बन गया है वो फिर से कच्चा सब्जी में कैसे तब्दील हो सकता है। बस मेरे मित्र यही आपका कंसेप्ट है कि जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो दो या दो से अधिक पदार्थ इसमें आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए और एक नया पदार्थ बनाते हैं। और मेरे मित्र इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जिस तरह सर चावल और पानी मिलकर के भात बना, आलू बैगन मिलकर के मिर्च मसाला तेल मिलकर के क्या किया सर? सब्जी बना। उसी तरीके से जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में जुड़कर नए पदार्थ बनने की प्रक्रिया, नए पदार्थ बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप सभी कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और सरल शब्दों में कह सकते हो कि रासायनिक रूप से नए पदार्थ का जो निर्माण होता है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि जहां भी रासायनिक अभिक्रिया होगा वहां क्या मिलेगा? रासायनिक परिवर्तन मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? आप कहेंगे रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। और मेरे मित्र ध्यान दो कि चावल से भात बनता है तो भात का गुण और चावल का गुण बिल्कुल अलग है। इसी तरीके से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनेगा उसमें जो नया पदार्थ होगा वो बनने वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होगा, बिल्कुल अलग होगा। नया बोल दिए तो इसका सब चीज नया होगा, इसका सर जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो भी नया होगा, इसका गुण भी नया होगा, सारी चीजें नई होगी। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जब रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन बन रहा है तो हमारा जो नया पदार्थ बनेगा वो क्या होगा? आप सभी कहेंगे भिन्न गुण वाला। क्या होगा? भिन्न गुण वाला। ठीक है, क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, ये भिन्न गुण वाला पदार्थ होगा।
दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में जुड़कर भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, जिसमें आप कहेंगे सर रासायनिक परिवर्तन होगा। अब मेरे मित्र सवाल यहाँ पे ये है कि सर चावल से भात बनाएंगे तो 2 सीटी लगा देते हैं, आलू बैगन का सब्जी बनाएंगे तो हम लोग कहते हैं कि सर आलू सीज गया, बैगन सीज गया, नमक मिल गया, मिर्च मिल गया, पूरा एकदम रंगत आ गया, हमारा जो है वो सब्जी बन गया। तो आलू, दाल, ये फिर चावल, सब्जी, किसी भी तरह की चीजें आप बनाते हो तो उसका अपना एक सिम्टम्स है, उसका अपना एक सिम्टम्स है, लक्षण है। उसी तरीके से अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है तो सर इसके भी अपने लक्षण है। आप गौर से देखेंगे कि अगर कहीं पे अभिक्रिया हो रही है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तो सर पहला लक्षण जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन स्टेट। आप कहोगे गुरुजी ये क्या बात हो गई? मेरे मित्र अवस्था का मतलब यहाँ पे हम किसको कह रहे हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस को कह रहे हैं। और ये संभव है कि अगर कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो आपको पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन देखने को मिले। आप कहेंगे कैसे दिखेगा, हमें बताओ। मेरे मित्र मैग्नीशियम का एक कोई रिबन ले लीजिए, मैग्नीशियम का रिबन, अब रिबन कह रहे तो फीता समझ ही जाओगे चला। मैग्नीशियम के रिबन को आप सर ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाइए तो आप क्या पाएंगे? सर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो मैग्नीशियम रिबन पहले फीता नियन था, और जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे तो वो चूर्ण पाउडर हो जाएगा। जैसे मेरे मित्र अगर हम यहाँ पे लिखें कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब ये याद रखना कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, यानी कि आप कह सकते हो पाउडर है। तो आप कहेंगे यहां रिबन था और जल के राख हो गया, यानी कि पाउडर बन गया। अब मेरे मित्र ये संभव है कि आपको रंग में भी परिवर्तन देखने को मिले। आप कहेंगे ये कैसे देखेंगे? ये कैसे देखेंगे मेरे मित्र? अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट को जल में मिलाते हैं तो आप पाएंगे कि जैसे ही जल में आपने डिसॉल्व करा है, जो जल है वो गुलाबी हो गया। कैसा हो गया? गुलाबी हो गया। अब आगे आप बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, जैसे कि बहुत ही पॉपुलर सा एग्जांपल हम आपके सामने देना चाहेंगे कि लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो जल्दी बताओ कौन सा अवक्षेप बनता है? पीला कलर का अवक्षेप बनता है। जबकि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों का अलग अलग कलर होगा। तो मेरे मित्र ये संभव है कि आपको रंग में भी परिवर्तन देखने को मिले। और याद रखना कि पोटेशियम परमैंगनेट को जल में मिलाने पर जल का कलर कैसा होता है? बैगनी हो जाता है। लिख लो कहीं पे कॉपी में कि पोटेशियम परमैंगनेट को जल में मिलाने पर जल का कलर बैगनी हो जाता है। सर संभव है कि गैस का भी निर्माण हो? कहोगे कैसे? तो देखो कि जिंक और H2SO4 के बीच हम अभिक्रिया करा दें। अब जिंक तो समझ ही रहे हो कि गुरुजी जिंक को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Zn से। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूं कि धातु के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो यह संभव है कि अगर कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो आप कहेंगे गैस का निष्कासन होगा। और मेरे मित्र अगर गैस का निष्कासन है तो आप सभी कहेंगे सर तीर चिन्ह ऊपर की ओर बताएगा। तापमान में परिवर्तन, ध्यान रखना कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया वैसी हो जिसमें उष्मा की जरूरत हो तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे वो उष्माशोषी हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी हो जिसके होने से उष्मा रिलीज हो, उसको हम लोग उष्माक्षेपी कहते हैं। तो संभव है कि तापमान में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। और अभी हम लोगों ने अवक्षेपण अभिक्रिया की बात करा तो आप सभी कहेंगे कि अवक्षेप का भी निर्माण होगा। ये क्या है? आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। तो कहीं पे भी अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है, आप कहेंगे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, तापमान में परिवर्तन, अवक्षेप का निर्माण, प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन। ये अवक्षेप क्या होता है? दही जैसा पदार्थ होता है। जैसे कि अगर आप सर दही, जो ताजा ताजा दही बना है, या मान लो कि दही आपके घर में पौरा जा रहा है, पौरा समझ रहे हो ना, मतलब बनाया जा रहा है दही, तो बर्तन में रखते हो और दही पानी छोड़ देता है तो क्या देखते हो कि सर पानी जो है वो नीचे है, दही अलग के ऊपर आ जाता है। तो दही जैसा पदार्थ अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में बने तो आप सभी कहेंगे सर अवक्षेप बन रहा है। अब ये अवक्षेप अपने अपने अभिकारक के सर कह सकते हो कलर पे डिपेंड करेगा, अपने अपने अभिकारक के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा कि इसकी कलर कैसी होगी, सफेद होगी, पीला होगी, काला होगी, ये कैसी होगी, ये रिएक्टेंट के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। अब ध्यान देना, मन में आ रहा होगा कि बार बार रिएक्टेंट बोल दिए, हमरा रिएक्टेंट पढ़ाएं, अब ये पढ़ा देते हैं। चला ध्यान दो कि जब रासायनिक अभिक्रिया समझ लेते हो कि गुरुजी दो या दो से अधिक पदार्थ का आपस में जुड़ करके नया पदार्थ निर्माण करने की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है और इसके ये लक्षण होते हैं, तो सवाल यहाँ पे ये है
कि इस रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। आपको तो याद है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, जिंक H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर लिया तो जिंक सल्फेट बना लेगा। लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, रासायनिक समीकरण क्या है। मेरे मित्र आप सभी यहां ध्यान दो, मैंने लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में शामिल एवं बनने वाले पदार्थ को उनके संकेत एवं सूत्र की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हम कह दें कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो मैग्नीशियम का सिंबल आप कहेंगे Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2, अभिक्रिया करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मेरे मित्र आपने यहां पे क्या किया कि जो अभिक्रिया में शामिल पदार्थ थे, जो अभिक्रिया में शामिल पदार्थ थे उसका सिंबल, और जो नया पदार्थ बना उसका सिंबल यहां पे लिख दिया, उसका सूत्र यहां पे लिख दिया, ये हमारा रासायनिक समीकरण है। इसी तरीके से Fe जब H2O के साथ अभिक्रिया करती है तो Fe3O4 और H2 बनाती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो आप क्या देख रहे हो कि सर लोहा और जल अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, Fe3O4 प्लस H2 बना रहा है। तो हम ये कहेंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अब चाहे हम सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया की बात कर ले, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया की बात कर ले, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल और बनने वाले पदार्थ को उसके संकेत और सूत्र की सहायता से लिखना आप सभी कहेंगे रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ध्यान देना कि रासायनिक समीकरण के दो पार्ट होंगे। जैसे अगर हम यहां खड़ा हो जाए तो आप कहेंगे ये आपका बायां हाथ होगा, ऐसे भी घड़ी ये हाथ में है तो बायां हाथ, ये आप कहेंगे सर दायां हाथ होगा। तो मेरे मित्र किसी भी रासायनिक समीकरण में हमेशा ध्यान रखना कि तीर चिन्ह के आगे कौन होगा, प्रतिफल। तीर चिन्ह के आगे आप कहेंगे प्रतिफल, और तीर चिन्ह के इधर आप सभी कहेंगे अभिकारक। तीर चिन्ह के इधर क्या होगा, अभिकारक। मेरे मित्र अभिकारक को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और प्रतिफल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अब गौर से देखो यहां पे अभिक्रिया किसके बीच हो रही है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये अभिकारक हो जाएगा। क्या होगा, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। तो रासायनिक अभिक्रिया का वह भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होता है अभिकारक कहलाता है। ये FeH2O अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, Fe3O4। तो Fe प्लस H2O क्या होगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी रिएक्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर रासायनिक अभिक्रिया में शामिल लोहा और जल है। और मेरे मित्र ये क्या हो जाएंगे, आप सभी कहेंगे ये प्रतिफल हो गए। ये क्या हो गए, प्रतिफल। ये क्या हो गए, आप सभी कहेंगे गुरुजी प्रतिफल हो गए। क्या हो गए, प्रतिफल। अब याद रख लेना बस एक चीज, याद रख लेना एक चीज, क्या कि अभिकारक जो है किसी भी रासायनिक समीकरण में जो रिएक्टेंट होगा वो किधर होगा, हमेशा लेफ्ट साइड में। घड़ी लेफ्ट साइड में पहने हैं, ध्यान देना। तो सर अभिकारक लेफ्ट साइड में होगा रासायनिक समीकरण में, और प्रतिफल क्या होगा, आप सभी कहेंगे राइट साइड में होगा। क्या होगा, राइट साइड में होगा। अब मेरे मित्र ध्यान दो कि जब आप रासायनिक समीकरण समझ लेते हो तो आपको यहां पे ये समझना है कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होंगे। अब इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आप सभी कहेंगे दो प्रकार के। कितने प्रकार के चेलासी, आप कहेंगे दो प्रकार के। पहला कौन सा, असंतुलित समीकरण, जिसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एक लाइन में हमको याद रखना है कि अभिकारक और प्रतिफल, वैसा कोई भी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या समान नहीं है उसको हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब हमने बोला कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या समान नहीं है तो असंतुलित होगा। अब ध्यान दो यहाँ पे कि अभिकारक के साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम के कितने परमाणु, एक, ऑक्सीजन के कितने, दो। तो इधर कितना हो गया टोटल, आप कहेंगे सर तीन परमाणु। इधर MgO है, मैग्नीशियम के एक और ऑक्सीजन के एक, तो टोटल परमाणु इधर कितना, आप कहेंगे दो। मतलब ये हमारा समीकरण क्या है, असंतुलित है। क्या है, असंतुलित। और मेरे मित्र याद रखना कि असंतुलित रासायनिक समीकरण का केमिस्ट्री में कोई महत्व नहीं होता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। साथ ही इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी याद रखना, कंकाली समीकरण कहते हैं। तो सवाल आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा समीकरण कंकाली समीकरण कहलाता है, आप सभी कहेंगे सर असंतुलित समीकरण कंकाली समीकरण कहलाता है। नेक्स्ट मेरे मित्र आपका है संतुलित समीकरण। तो असंतुलित में अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या समान नहीं थी। यहां पे क्या होगा, सर अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या समान होगी। अब देखो ध्यान से कि लोहा के 3 परमाणु जब वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ अभिक्रिया करता है तो ये Fe3O4 प्लस 4H2 बना लेता है। जिंक आपका H2SO4 से अभिक्रिया करके ZnSO4 और H2 हाइड्रोजन बना रहा है। तो आप अगर अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या को काउंट करो तो ये वाला अभिकारक, ये वाला प्रतिफल, लोहा के 3 परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 दूना 8 और ऑक्सीजन के कितने, आप कहेंगे सर 4। तो 8 4 12 3 15,
यहाँ पे लोहा के 3 परमाणु, ऑक्सीजन के 4, 7 और 4 दूना 8, 7 15। आप क्या कहिएगा सर रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या समान है, यह हमारा समीकरण संतुलित है। इसी तरीके से आप जिंक के 1 परमाणु इधर देख रहे हो, एक इधर भी है, सल्फेट के 1 मॉलिक्यूल्स इधर, एक इधर भी है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ये दोनों क्या है सर संतुलित समीकरण है। और मेरे मित्र रासायनिक केमिस्ट्री में केवल और केवल संतुलित समीकरण का महत्व है। और संतुलित समीकरण किस नियम का पालन करता है, आप सभी याद रखना, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। किसका पालन करता है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। अब मेरे मित्र यहाँ पे जो ये वाली समीकरण मैंने लिखा है, ये वाली जो समीकरण मैंने लिखा है, ये ध्यान देना कि ये जो समीकरण मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो समीकरण मैंने लिखा है कि सर जी Fe और 4H2O आपस में अभिक्रिया करके Fe3O4 प्लस 4H2 बना लेता है। तो आप सभी को ये याद रखना होगा, इस समीकरण से सवाल पूछे गए थे कि लोहा के 3 परमाणु जल के कितने अणु के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाता है। आप कहिएगा सर लोहा के 3 परमाणु जल के 4 अणु के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाता है। लिख लो कहीं पे स्टार मार्क दे करके, सवाल पूछा गया है, आगे भी संभावना बन सकती है कि लोहा के कितने परमाणु जल अणु के साथ, सॉरी लोहा के 3 परमाणु जल के कितने अणु के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। आप कहेंगे जल के 4 अणु के साथ। मे भी अगर ये चीजें याद ना रहे तो आप सिंपल कहेंगे कि सर अगर लोहा H2O के साथ अभिक्रिया करेगी तो Fe3O4 प्लस क्या बनाएगी सर हाइड्रोजन गैस। समीकरण को बैलेंस कर लेना है, और जो बैलेंस समीकरण में वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा, आप कहेंगे सर वाटर का अणु होगा। ये चीज ध्यान में रखेंगे कि लोहा के 3 परमाणु जल के कितने अणु से अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाएगा, आप कहेंगे सर 4। अब मेरे मित्र जब आप इन सभी चीजों को समझ लेते हो तब आप सभी ध्यान रखना कि आप देख रहे हो कि सर मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पे पाउडर बन रहा है, लोहा यहाँ पे ठोस रूप में है, द्रव यहाँ पे 4H2O, ये क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि सर हम लोग इसको लिक्विड के रूप में देख रहे हैं, जल है तो लिक्विड होगा, लेकिन यहाँ पे गैसियस फॉर्म में होता है। अब आप सभी ये ध्यान दो, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है उसी समीकरण को कि यहाँ पे H2O लोहा जो है वो भाप के साथ अभिक्रिया कर रही है, ना कि जल के साथ। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि अभिकारक तथा प्रतिफल के भौतिक अवस्था को अगर हम रासायनिक समीकरण में दर्शाते हैं तो अभिकारक हम अगर हमारा ठोस होता है तो इसके लिए हम लोग S लिखते हैं, सर द्रव होता है तो इसके लिए L लिखते हैं, गैस होता है तो इसके लिए G लिखते हैं। क्यों, क्योंकि सर सॉलिड लिक्विड गैस, तो आप सभी कहेंगे सब का पहला लेटर। अच्छा जलीय विलयन अगर है तो आप सभी कहेंगे सर एक्वस सॉल्यूशन AQ लिखाएगा। बस एक चीज यहाँ पे कंठा कर रख लेना, क्या आप सभी याद रख लेना कि अभिक्रिया की स्थिति तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। सवाल पूछा गया था, स्टार मार्क दे लेना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की स्थिति को निम्न में से किस जगह पे दर्शाया जाता है। तो आप सभी क्या कहेंगे सर तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है, आप कहेंगे तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे देखो कि यहाँ पे लोहा सर सॉलिड है तो यहाँ पे S से मैंने रिप्रेजेंट करा। अब लोहा गैस द्रव से नहीं, ये जल वाष्प के साथ अभिक्रिया कर रही है तो वाष्प आप कहेंगे गैसियस रूप में है, तो इसको मैंने G से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये Fe3O4 एक ठोस सब्सटेंस बना लिया तो मैंने इसको S से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ तो आप सभी कहेंगे गुरुजी उसको G से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मेरे मित्र ये बड़ा ही पॉपुलर समीकरण है, स्टार मार्क दे लेना इसको, कि कार्बन मोनोऑक्साइड सर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ जब 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अभिक्रिया करता है तब ये क्या बना लेता है, CH3OH बना लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथेनॉल कहते हैं। ठीक है, अब मेरे मित्र कई बार यह सवाल पूछा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके निम्न में से कौन सा यौगिक बनाता है, आप कहेंगे मेथेनॉल बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से किस स्थिति में अभिक्रिया करता है, आप कहेंगे 340 एटमॉस्फेरिक दाब पे। तो ये जो 340 एटमॉस्फेरिक है ये क्या है, आप सभी कहेंगे अभिक्रिया की स्थिति है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगी तो उसके लिए दाब हमें कितना चाहिए, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। तो अभिक्रिया की स्थिति को हम लोग तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या करेगा, आप कहेंगे मेथनॉल का निर्माण करेगा। कब करेगा, आप सभी कहेंगे सर 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करेगा। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखना कि अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की। बहुत ही सरल है और डे टू डे लाइफ वाली घटना है, इसको आप आसानी से समझ सकते हो। क्या, पहला आपका संयोजन अभिक्रिया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको जो सुटेबल लगे आप याद रख सकते हो।
नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें दो पदार्थ आपस में जुट करके क्या कर रहे होंगे सर, एक प्रतिफल बना रहे होंगे। लेकिन एक शर्त है, क्या कि सर संयोजन अभिक्रिया में सर दो पदार्थ आपस में जुड़ करके क्या करता है, आप सभी याद रखना, एकल प्रतिफल बनाता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या बनता है सर, एकल प्रोडक्ट बनता है, एकल प्रोडक्ट बनता है। जैसे आप देखो यहां पे कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ अभिक्रिया कर रहा है, इसको मेरे मित्र हम लोग क्या कहते हैं, कली चूना। क्या कहते हैं, कली चूना। इसी कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, अनबुझा चूना। अभिक्रिया करके क्या कर रही है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभिक्रिया करके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग स्लैग्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं, और क्विक लाइम के नाम से किसको जानते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को जानते हैं। अब मेरे मित्र ध्यान दो कि वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो सर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या होता है, तो आप सभी याद रखना कि सर उजलापन या आप कह सकते हो सफेदी का कारण बनता है, सफेदी का कारण बनता है। और अभी चल रहा है दिवाली, और दिवाली में घरों में क्या हो रही है, चूने की पुताई हो रही है। तो मार्केट से चूना खरीद के ला रहे होंगे, ओकरा नादी में फुला के और फिर पूरा घोल बढ़िया से तैयार करके दीवार पर लगा देते हैं। आप देखते होंगे कि दीवार पे जिस दिन आप पेंट करते हैं, जिस दिन चूना करते हैं, उस दिन चमक नहीं आती है, 2 दिन के बाद भक भक बढ़ता है दूरे से कि फलनामा के घर पेंट हुआ है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ये जो आपने सफेदी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना अपने दीवार पे लगाया है, तो सर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सर कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला परत बना लेता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का पतला परत आपके दीवार में क्या करता है सर, सफेदी का कारण बनता है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि दीवालों में पुताई में, दीवालों की पुताई के बाद सफेदी का कारण, आप सभी कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण। दीवालों की पुताई के दौरान होने वाली अभिक्रिया आप कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करना। मेरे मित्र आप सभी देखो इन सभी में क्या हो रहा है। अच्छा ये यहाँ पे आपका एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, इस चीज को ध्यान रखना। ये सफेदी का कारण है और दीवार पर पुताई, दीवार पर पुताई 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 के कारण होने वाली अभिक्रिया, ठीक है। इसको आप संयोजन अभिक्रिया के रूप में मत देखना, ये मैंने स्पेशल हिंट दिया है, ये स्पेशल हिंट है। दैट्स आर नॉट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर 2 प्रोडक्ट बन रहे, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो वाटर तो वायुमंडल में उड़ जाता है, ये मैंने आपको समझने के लिए बताया। मेन रिएक्शन आपका क्या है, आप सभी कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा रिलीज करता है। और सबसे बड़ा चीज की संयोजन अभिक्रिया में हमेशा एकल प्रतिफल बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो कई बार पूछ लेता है कि किस अभिक्रिया में एकल प्रतिफल बनेगा, आप कहेंगे संयोजन अभिक्रिया में। मेरे मित्र कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड एकल प्रतिफल बना रहा है, 2H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके 2H2O एक प्रतिफल बना रहा है, आप कहेंगे संयोजन अभिक्रिया होगी। अब मेरे मित्र ये देखो कि यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना और पानी अभिक्रिया किया तो उष्मा भी रिलीज हुआ, और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न हो उसको हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप सभी ये ध्यान देना कि यहां पे ये CH4 है, तो आप सभी याद रखना कि ये प्राकृतिक गैस का दहन है, प्राकृतिक गैस का दहन। और कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से प्राकृतिक गैस का दहन, आप सभी कहेंगे मीथेन जब ऑक्सीजन के 2 परमाणु के साथ जलता है तो CO2 H2O प्लस ऊर्जा रिलीज करता है। तो ऊर्जा जो रिलीज होगा वो उष्मा के रूप में होगा, आप कहेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये C6H12O6 प्लस 6O2 अभिक्रिया करके 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा बना रहा है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यही तो श्वसन प्रक्रम है। तो श्वसन क्या है, आप सभी कहेंगे गुरुजी उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। याद रखना कि साग सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट बनता है, किसका उदाहरण होगा, आप कहेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण होगा। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देना, अगर हम लोग वियोजन अभिक्रिया की बात करेंगे तो आपने अभी जस्ट देखा कि सिंगल संयोजन अभिक्रिया में सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। अब वियोजन का मतलब होता है टूटना, तो वियोजन में क्या होगा, आप सभी याद रखेंगे कि वियोजन में एकल अभिकारक होगा, यानी कि एकल अभिकारक का दो या दो से सरल उत्पाद में टूटना, सरल प्रतिफल में परिवर्तित होना, एकल अभिकारक, ठीक है, परिवर्तित होना। मेरे मित्र याद रखना आप सभी
कि संयोजन अभिक्रिया में सिंगल प्रोडक्ट था, अब वियोजन अभिक्रिया में क्या है, आप सभी कहेंगे वियोजन अभिक्रिया में सर एकल अभिकर्मक होगा। आप देखो कि अभिकारक के साइड सब अकेले है, चला अभिकारक के साइड सब क्या है, अकेले, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट करके क्या करता है, छोटे छोटे प्रतिफल का निर्माण करता है, छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, छोटे छोटे यौगिक बनाते हैं। जैसे सर फेरस सल्फेट को जब आप हीट देते हो यानी कि ताप देते हो, ये सब ताप का सिंबल है, ये किस में टूटता है, Fe2O3, इसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड पढ़ते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सर ये समीकरण भी VVI है, पूछा गया है इनमें से किस रासायनिक समीकरण के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, आप कहेंगे सर फेरस सल्फेट के विघटन के दौरान। सर कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप ताप देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। मेरे मित्र यहां पे भी आप देख रहे हैं कि अकेला कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। सर लेड नाइट्रेट यहां पे सर जब टेम्परेचर दिया जाता है, इसको ताप दिया जाता है, तो ये सर लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसा होता है, भूरा रंग का, और साथ में क्या होता है सर ऑक्सीजन बन रहा है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर ये वियोजन अभिक्रिया है। बस याद रखना यहां पे वियोजन किसके वजह से हो रही है, ताप ताप ताप, तो आप सभी ये याद रखेंगे कि ये सभी क्या है, उष्मीय वियोजन यानी कि उष्मीय अपघटन। इसको हम क्या कह सकते हैं, उष्मीय अपघटन कह सकते हैं। अब मेरे मित्र अपघटन की प्रक्रिया विद्युत धारा से भी हो सकती है, कैसे होगी गुरुजी, तो आप सभी ये ध्यान दो कि एक मग ले लेना, ठीक है, एक मग ले लेना और इस मग में थोड़ा आप पानी भर दो, थोड़ा आप क्या कर दो, पानी भर दो, बोले तो H2O डाल दो। इसमें आप 2 इलेक्ट्रोड डालो, एक पॉजिटिव वाला और दूसरा आप नेगेटिव वाला डालो, ठीक है। अब इस दोनों को आप क्या करो, किसी बैटरी से जोड़ दो, किसी बैटरी से जोड़ दो। आप क्या पाएंगे कि जैसे ही जल से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें आपको क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड पे बुलबुला निकल रहा है, और इलेक्ट्रोड पे जो बुलबुला निकलेगा उसमें आप क्या पाएंगे कि सर ऑक्सीजन जो है वो कैथोड पर है, ऑक्सीजन जो है वो किस पे है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑक्सीजन हमारा कैथोड पे है, ऑक्सीजन हमारा कैथोड पे, ऑक्सीजन कैथोड पे, और हाइड्रोजन किस पे है, सॉरी ऑक्सीजन आपका एनोड पे होगा क्योंकि ये ऋणात्मक होता है, कैथोड पे नहीं होगा। हाइड्रोजन आपका क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा कैथोड पे होगा। तो मेरे मित्र जल का वैद्युत अपघटन आप कहेंगे विद्युत धारा के कारण होगा, और यहां पे हमें दोनों इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बुलबुले मिलेंगे, जहां पे हाइड्रोजन गैस हमें किस पे मिलेगा, आप सभी कहेंगे कैथोड पे मिलेगा, और ऑक्सीजन गैस हमें किस पे मिलेगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी एनोड पे मिलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट रहा है किसके सहारे, सर विद्युत के सहारे। तो आप सभी याद रखना कि मेरे मित्र इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वैद्युत अपघटन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वैद्युत अपघटन कह सकते हैं। अब मेरे मित्र ध्यान दो कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो प्रकाश के सहारे टूटती है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। जब इसको सूर्य प्रकाश में रख दोगे तो ये सिल्वर क्लोरीन और सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अपघटन। क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अपघटन, प्रकाश रासायनिक अपघटन। और आप देख रहे हैं कि किसी भी बड़े अणु को तोड़ने के लिए हमें या तो ताप का सहारा लेना पड़ रहा है, या विद्युत का, या फिर सर सूर्य प्रकाश का। तो आप ये कह सकते हैं कि अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होगी। सर उष्मीय अपघटन उष्मा से होगा, वैद्युत अपघटन विद्युत से होगा, प्रकाश रासायनिक अपघटन यानी कि सूर्य प्रकाश से होगा। याद रखिएगा कि ये जो आपका दोनों समीकरण है AgCl और AgBr, इस दोनों समीकरण का उपयोग कहां होता है, आप सभी याद रखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कहां पे होता है, आप सभी याद रखना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ये चीज भी ध्यान में रखना कि निम्न में से किस रासायनिक समीकरण का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। आप सभी कहेंगे सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में टूटना, सिल्वर ब्रोमाइड का सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना। क्या कहेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। अगला रिएक्शन देखो, अगला रिएक्शन है विस्थापन अभिक्रिया। मेरे मित्र जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा, अभी चुनाव चल रहा है, जीतेगा वही जिसको जनता सर सपोर्ट करेगा, और ज्यादा मतलब कह सकते हो सपोर्ट करके करके उसको ताकतवर बना देगा। ताकतवर इन द सेंस कि उसका वोट बैंक बढ़िया होगा, वोट बैंक की ताकत होगी। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान दो कि केमिस्ट्री में जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होते हैं वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करते हैं, यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे लोहा कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, तो सर कॉपर सल्फेट से
कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, मतलब साफ है लोहा जो है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। अब यहाँ पे जिंक देखो, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करके खुद जिंक सल्फेट बना ले रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है। सर सीसा कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो PbCl2 प्लस Cu बना रहा है। तो आप सभी क्या कहेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी कि ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देती है, आप कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट मेरे मित्र द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप सभी याद रखना कि आयनों के विनिमय के चलते आयनों के विनिमय के चलते होने वाली अभिक्रिया, आयनों के विनिमय के चलते होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आप सभी कहेंगे सर द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, जैसे देखो चला कोई भी रासायनिक यौगिक होता है उसका फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव सेकंड पार्ट नेगेटिव, फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव सेकंड पार्ट नेगेटिव। पॉजिटिव आप किससे अभिक्रिया कर रहे हैं, सर क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड बना लिया, और यहां पे बेरियम किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, बेरियम सल्फेट से। अब मेरे मित्र ये याद रखना यहाँ पे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो आयनों का विनिमय आप कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया को बताता है। और मेरे मित्र ये जो बेरियम सल्फेट है इसका क्या होगा, आप सभी ध्यान रखना कि सर इसका सफेद अपक्षेप बनेगा। कैसा अपक्षेप बनेगा, सफेद अपक्षेप बनेगा। मेरे मित्र इसी तरीके से आप देखो कि लेड नाइट्राइट जब आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो लेड आयोडाइड बना रहा है, और लेड आयोडाइड का कैसा अपक्षेप होगा, पीला अपक्षेप होगा। तो आप सभी ये ध्यान देना लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके आप कहेंगे लेड आयोडाइड का पीला अपक्षेप बनाता है। ठीक है, और सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट का सफेद अपक्षेप बनाता है। और इसीलिए आप ये कह सकते हो कि द्विविस्थापन अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया की प्रकृति अवक्षेपण वाली होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया की प्रकृति आप सभी याद रखना अवक्षेपण वाली होती है, ये ध्यान में रखेंगे। मेरे मित्र यहां पे आप देख रहे हो वियोजन अभिक्रिया में कि ताप से करें या फिर विद्युत से करें या प्रकाश से करें, हमें हर जगह पे कहीं ना कहीं ऊर्जा देना होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, आप सभी कहेंगे ऊर्जा की जरूरत हो रही है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि वियोजन अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होती है, उष्माशोषी होती है। तो आप सभी ये यहाँ पे लिख लो कि अपघटन अभिक्रिया की प्रकृति अपघटन अभिक्रिया की प्रकृति उष्माशोषी होती है। कैसी होती है, उष्माशोषी होती है। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान दो, यहाँ पे नेक्स्ट ध्यान दो कि विस्थापन द्विविस्थापन के बाद जो आपको जरूरी समझना है वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। आप सभी इससे परिचित होंगे, भले ही कंफ्यूज हो जाते हैं सवाल देख करके वो अलग बात है, लेकिन जान तो सभी रहे होंगे। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो सर वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो, साथ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। सर ऑक्सीडेशन को ही हम लोग हिंदी में ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की बात करेंगे तो इसको अवकरण या फिर अपचयन कहते हैं। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें O2 हटता है, ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, तो आप सभी कहेंगे सर रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। अब आप देखो कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। आप क्या देख रहे हो कि गुरुजी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जा रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है। तो ऑक्सीजन हटता है तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, आप सभी कहेंगे सर रिड्यूस हो गया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा तो ये क्या बन गया, आप सभी कहेंगे H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ, आप कहिएगा ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पे कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन अभिक्रिया किया, जिंक ऑक्साइड और कार्बन अभिक्रिया किया तो क्या हुआ, तो सर जो जिंक ऑक्साइड है इससे ऑक्सीजन निकल गया, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया। तो आप सभी कहेंगे ऑक्सीजन का हटना कहिएगा रिडक्शन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। अब ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ गया, यहाँ पे कार्बन का क्या हो गया, आप सभी कहेंगे ऑक्सीडेशन हो गया। देखो ध्यान से यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड जो है, मैग्नीज ऑक्साइड 4HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है और मैग्नीज क्लोराइड 2H2O प्लस क्लोरीन गैस बना रहा है। मेरे मित्र ध्यान से समझो कि यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया और क्या बना लिया सर, मैग्नीज क्लोराइड। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, किसमें, मैग्नीज क्लोराइड में, किसमें, मैग्नीज क्लोराइड में।
और ये जो HCl है इससे हाइड्रोजन निकला है, तब जाके क्लोरीन अलग हुआ है। तो मेरे मित्र हाइड्रोजन निकला है, हाइड्रोजन हटता है, आप कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो HCl का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। आप सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन के केस में किसी यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, जबकि रिडक्शन के केस में आप कहेंगे किसी यौगिक में ऑक्सीजन हटता है किसी यौगिक से और हाइड्रोजन जुड़ता है। याद रखना आप सभी कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहीं पे हो रहा होगा तो दो चीजें देखने को मिलेगी। ऑक्सीडेशन के केस में क्या होगा, आप सभी याद रखना कि O2 में वृद्धि होगी। ऑक्सीडेशन के केस में क्या होगा, O2 में वृद्धि और H2 में कमी, यानी कि ऑक्सीडेशन के केस में ऑक्सीजन में वृद्धि होगी और हाइड्रोजन हटता है तो हाइड्रोजन में कमी होगी। मेरे मित्र रिडक्शन की बात करेंगे तो आप सभी ये ध्यान रखना, आप सभी ये ध्यान रखना कि रिडक्शन के केस में क्या होगी, O2 में कमी होगी क्योंकि ऑक्सीजन हटेगा, जबकि हाइड्रोजन में क्या होगी, आप सभी कहेंगे वृद्धि। तो ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देना कि आपको दो लास्ट टॉपिक पढ़ने हैं सर, संक्षारण और साथ ही विकृत गंधिता। संक्षारण का मतलब क्या होता है, जंग लगना। जब किसी आप लोहे से बनी हुई वस्तु को बाहर छोड़ देते हो तो आप पाते हो कि उसमें जंग लग जाता है। तो सरल शब्दों में आप कह सकते हो कि धातु का अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। और मेरे मित्र चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत क्या है, आप कहेंगे संक्षारण का उदाहरण है। तो सिंपल कह सकते हो धातुओं पे जंग लगने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, गर्मी के दिनों में आप सवेरे खाना बना लो शाम तक वो खट्टा हो जाता है, क्यों, क्योंकि सर उसमें तो हमने तेल दिया है, फैट का यूज किया है और वो ऑक्सीडाइज होकर के क्या हो जाता है सर, उसका जो टेस्ट है वो बिगड़ जाता है। तो मेरे मित्र हम लोग इसको साधारण शब्दों में कहते हैं कि अपचयित होने पर तेल एवं वसा का विकृत गंधी हो जाना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता मतलब उसका स्मेल खराब हो जाना, जो हमारा तेलीय या वसा वाला पदार्थ है उसका खराब हो जाना। किस वजह से, उपचयित होने की वजह से, मतलब ऑक्सीडाइज होने की वजह से। ध्यान रखना कि चिप्स के खराब होने से बचाने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं सर, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। जो हम लोग कुरकुरे खाते हैं, चिल्ला मसाला मंच, चिली चटका, लेस, ये जो टोमेटो टैनिंग बैनिंग सब, ये सब क्या है, आप कहेंगे इन सभी में जो ये फुला फुला पैकेट रहता है किसके वजह से, नाइट्रोजन गैस की वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इसको लंबे समय तक खराब होने से बचाता है। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन में आपको चीजें इतनी ही करनी है, और अगर आपका ये पूरा का पूरा कंठाग्र है तो यकीन मानिए कि कोई भी सवाल इस चैप्टर के आपसे छूटने वाले नहीं। साथ ही मेरे मित्र आपको एक बार फिर से हम अपडेट करना चाहेंगे, ये एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच आप सभी रेलवे अभ्यर्थियों के लिए रामबाण है, क्योंकि जिस तरह से पैटर्न चेंज हुआ है तो मेरे मित्र एनसीईआरटी को अब आपको ऐसे पढ़ना होगा। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन डिस्कशन आपको कुछ इस तरीके से करना होगा, आप मानो या ना मानो तभी जाकर के चीजें आपके पल्ले में आएगी। क्योंकि अगर आप सीधे सीधे फाउंडेशन पढ़ रहे हैं एक्स वाई जेड तो फिर मेरे मित्र आपको जो एनसीईआरटी के लाइन से सवाल पूछे जाएंगे वो नहीं बनेंगे। तो मेरे मित्र ये बैच आप सबों के लिए काफी कारगर हो सकता है। और साथ ही अभी ऑफर चल रहा है, ये ऑफर 18 से लेकर के 22 अक्टूबर यानी कि आज से लेकर के 22 अक्टूबर तक अवेलेबल रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि सर हम एक बार आपका साइंस फाउंडेशन लेक्चर भी पढ़ें और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी करें, तो सर जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन वाली आपका पूरा सेशन है और साथ ही साथ जो साइंस फाउंडेशन का पूरा सेशन है वो आपको इस बैच में कंपाइल करके मिल जाएगा, जहां पे आप हमारे साथ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन और साइंस फाउंडेशन दोनों को कर सकते हैं। और ये बैच भी अभी आपका 22 अक्टूबर तक आप सबों के लिए ऑफर में उपलब्ध है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। किसी भी तरह की सहायता के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।